हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर आपको पढ़ाए थे। क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यू ऑल हैव अटेम्प्ट द होमवर्क। ठीक है, एक बात याद रखें, क्वांटम नंबर के जितने भी बेटा पॉइंट्स हैं वो सारे याद करने हैं। उनके कुछ रूल्स हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो सारे पॉइंट्स उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एकदम सिंपल एक्सरसाइज होती है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो में वो अपना देख ले, वीडियो पॉज करके, और उसको कॉपी में नोट भी कर ले। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन F, क्वेश्चन नंबर F1। गिवन बिलो आर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, नेम दीज ऑर्बिटल्स। कुछ क्वांटम नंबर्स के बेटा सेट लिखे हुए हैं, इनका नाम लिखने हैं आपको ऑर्बिटल्स के। तो A है n=3, l=1। तो ये सबशेल कौन सा होगा बेटा, 3p। L1 हो गया ना, 3p। अब ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो इसमें इसने ऑर्बिटल्स का नाम पूछा है, तो 3px भी हो सकता है, 3py भी हो सकता है, 3pz भी हो सकता है। उसके बाद है बेटा n=5, बी ऑप्शन, और l=2। तो ये बेटा 5d हो गया, और 5d के पांचों में से कोई भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही 4, सी ऑप्शन में n=4 है बेटा, और l=1 है, तो 4p हो गया। सिमिलर टाइप से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर F2, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Ni2+ आयन इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ Ni इज 28। F2, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन बेटा 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 4s2। तो अगर हम Ni2+ की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से निकलेंगे, s से, और इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8। ये निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन नंबर F3, पॉइंट आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। F3, एंगुलर मोमेंटम चाहिए 4s। फॉर्मूला होगा h/2πl, l+1। l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल के लिए, तो आंसर 0। इसके बाद बेटा 3p, l = h/2π। p के लिए l की वैल्यू 1, 1 × 2 √2h/2π। इसके बाद बेटा फोर्थ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, n=4, तो यहां फॉर्मूला होगा nh/2π। एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला अब गलत है क्वांटम मैकेनिक्स में, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसने बोला है कि भाई जो बोर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, गलत या सही वो आपको समझाना नहीं है, और इसलिए उस हिसाब से इसका आंसर सही है nh/2π, और n की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर F4 पर आ रहे हैं हम लोग। F4, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 56। ठीक है, 56 का आपको एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कोई बात नहीं, आराम से लिख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाएं, 3s2 3p6 3d10 4s2 4s2 के बाद 3d10 आ गया, तो टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 10 20, ये हो गया बेटा 30 इलेक्ट्रॉन के बाद 4p6 36। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सोचें, इसके बाद आएगा 5s2, और उसके बाद आएगा 4d10। तो यहां तक हुए 30 36 38। ठीक है, और 38 के बाद 12 8, हाँ 38 48, और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 5p6। ठीक है, तो 48 और 6 कितना हो गया, 54। आपको क्या लिखना है, 56। कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए,
6s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म। इसके बाद बेटा F5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। देखें, इम्पॉसिबल सेट चाहिए क्वांटम नंबर्स का, एक्सप्लेन वाई इन ईच केस। ठीक है, फर्स्ट वाले में n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। l की वैल्यू जब 0 होगी तो कौन सा सबशेल है, s, और इसके लिए m की वैल्यू +1, ये गलत है। ml की वैल्यू यहां गलत दी हुई है, वो 0 ही होगी। सेकेंड 3, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, यस 3s हो सकता है। और उसके बाद ml की वैल्यू 0 है और -12 s की वैल्यू है, बिल्कुल चलेगा, ये सही है। उसके बाद बेटा थर्ड ऑप्शन में n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है और इस केस में n-1 0 होगा, तो 2 कहां से आ गई है, इट इज नॉट परमिसिबल वैल्यू। इसके बाद फोर्थ में n = 4 है, ठीक है चलेगा, और उसके बाद l = 3 है, ये भी चलेगा। ml = -3, जब l की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू -3 से +3 तक, ये सब चलेंगे। और उसके बाद ms की वैल्यू +12, ठीक है। देन 5, फिफ्थ ऑप्शन में n = 5, तो फिफ्थ शेल, l = 2, l = मतलब d, तो 5d बिल्कुल चलेगा। m की वैल्यू 1 हो सकती है और s की वैल्यू -12 हो सकती है। लास्ट ऑप्शन बेटा मुझे दिखाई दे रहा है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू, क्या 0 वैल्यू होती है, नहीं होती है, तो ये इसलिए गलत है। इसके बाद बेटा F6, फाइंड द टोटल स्पिन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग आयन। F6 में, F6 अगर हम देखें, Fe3+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 6, 4s2। अगर ये Fe होता तो ये होता 3d 6 4s2, और Fe3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल दिए, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 1 d का, ये बच गए 5। और हमसे पूछ रहा है टोटल स्पिन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो टोटल स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, बताइए इसका टोटल स्पिन क्या होगा, +5/2 और -5/2। और क्या पूछ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5 × 7√। इसके बाद है बेटा Cu+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में 3d10 4s1, तो कॉपर प्लस मतलब 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d10 बचा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो टोटल स्पिन 0 और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। ये है बेटा पार्ट 1। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं पार्ट 2 पे। मेरे पास भी जो शीट है वो डिजिटल फॉर्मेट में है, क्योंकि इस समय पेपर वाली शीट तो हम में से किसी के पास अवेलेबल है ही नहीं। सारा काम कंप्यूटराइज हो रहा है और वही आप तक भेजा जा रहा है। तो F1, which of the following is electronic configuration of Cu2+? पार्ट 2 में F1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9। क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, कॉपर प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d10 बचेगा, और कॉपर 2+ यानी अब d10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो d9 बचेगा। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ये हो गया आर्गन और 3d9। F2, द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज 2.83। म्यू की वैल्यू बेटा 2.83 दी है, तो ये होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। बताइए
x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2.83 स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस टू, x इंटू एक्स प्लस टू, 2.83 वैल्यू इसने बोली है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो आपसे पूछ रहा है सिंपली कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो Fe2+, लास्ट में आता है बेटा 3d6, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसके बाद है बेटा Ni2+, इसमें आता है 3d8। जरा इसको चेक कर लें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। उसके बाद बेटा Mn2+ लिखेंगे ऐसे ही, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और कोबाल्ट 3+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये भी 3d6 होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर F3। F3 क्वेश्चन क्या है, द ऑर्बिटल विद जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी L, स्मॉल l, एजिमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0, किसके लिए, S के लिए। तो आंसर हो गया A। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट xn+ इज दिस। देखें, म्यू दिया हुआ है √24, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी x होगा x इंटू एक्स प्लस टू, है ना बेटा। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ये है xn+, और x का एटॉमिक नंबर है 26। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका। x 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d6 है ना। अगर मैं x2+ लिखूंगा तो अगेन ये 3d6 होगा, और इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर मैं x3+ लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3d5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। और अगर मैं अगेन x4+ लिखूंगा तो ये होंगे 3d, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ n। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेटा क्या है 4, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, +2, और +4 में भी आ सकते हैं। तो कौन सा आंसर इसे मैच कर रहा है बेटा, A। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर F5, और F5 है KLMN। KLMN इलेक्ट्रॉन है 2 8 11 2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद L इक्वल टू 2। देखो K इसमें आ रहा है 1s, तो 1s में 2 हो गए। इसमें आ रहा है बेटा 2s2 2p6, ये भी हो गए। ये जो M है ना, M जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 3s2 3p6 और 3d बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो 8 हुए ना। और ये है 3, इसके लिए L इक्वल टू क्या है 2, तो L इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। और उसके बाद है Which of the following ions has the maximum number of unpaired d electron। कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको लिखना आता है, तो सब सवाल सही हो रहे हैं। देखो F6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Zn2+ में लास्ट में आता है 3d10, Fe2+ में आता है 3d6, Ni2+, 3+, इसमें आता है 3d7, और कॉपर प्लस होता है 3d10। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 4 है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो आंसर क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, B, बॉम्बे ऑप्शन। आफ्टर np ऑर्बिटल्स आर फिल्ड द नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल्ड विल बी np। अगर ns2 और np6 हो गया है तो इसके बाद, ठीक है, किसका नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है भैया n+1s का। जैसे अगर ये 2s है और ये 2p है तो इसके बाद 3s ही तो आएगा। बात समझ में आई, ये हो गया। तो क्या आंसर आएगा इसका, n+1s, A ऑप्शन। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एजीमुथल क्वांटम नंबर। यस,
F8 क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 एंड 2r। l इक्वल टू 1 इसका मतलब p सब शेल, तो p सब शेल के इलेक्ट्रॉन 2p में 6 और 3p में 6, 6 प्लस 6 बेटा कितने हो गए 12। और l इक्वल टू 2 यानी d सब शेल, d सब शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये रहे कितने 5। तो 12 एंड 5 ये दो आंसर होंगे, यानी बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D7 कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन नंबर F7 है। D7 को भरते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें 3, तो टोटल स्पिन क्या होगा +3/2 और -3/2, इसमें +3/2 दिया हुआ है, वही आंसर होगा डी ऑप्शन। F10 possible value of M and L for the last electron in the chloride ion, F9 था ये, F10 क्लोराइड 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिन लो 18 हो गए। अब ध्यान से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है बेटा, डी में, ठीक है, सॉरी पी में, 3p6। तो इसके लिए हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, L और M, L की वैल्यू 1 है और M की वैल्यू 0 +1 और -1, इनमें से कोई एक, तो कौन सा आंसर सही होगा, लास्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि L की वैल्यू 1 इसमें दी हुई है, कंसिस्टेंट वैल्यू इसी में है। F11 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1s 3s 0 0 h/2 पाई रूट LL + 1 फॉर्मूला, 0 0 हो गया। और उसके बाद D के लिए लगाएंगे L की वैल्यू 2 √6 h/2 पाई, और P के लिए L की वैल्यू 1 √2 h/2 पाई, तो कौन सा आंसर होगा A। F12 फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ n इक्वल टू 3 हैज ओनली 1 रेडियल नोड, ठीक है, n इक्वल टू, ये मैं क्वेश्चन जो यहां सॉल्व कर रहा हूं ये है F12, कहा है n की वैल्यू बेटा 3 है और रेडियल नोड का नंबर यानी n - l - 1 ये 1 है, तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू, इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेटा l की वैल्यू क्या आएगी 1, चेक कर लो, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब l की वैल्यू आ गई बेटा तो h/2 पाई √2 हो जाएगा, द आंसर इज C। और फिर पूछ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, 2s मतलब l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर यस 0, और अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा 0 है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बॉम्बे 0। तो ये है बेटा सेक्शन F सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, सारे सॉल्यूशन आपके सामने कर दिए हैं, ढंग से आपको कॉपी करना हो, देखना हो, चेक कर लें, कोई टेंशन नहीं है, और कोई भी डाउट हो तो अपने टीचर से उसको और आप डिस्कस कर सकते हैं, बट आई होप कि इसमें अब कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब मैं इस चैप्टर का एक छोटा सा डिफरेंट पार्ट आपको बता रहा हूं, हम इसको इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, लेकिन ये पोर्शन बहुत ज्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हमारे सिलेबस में है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेटा आपको एक बार बताई थी, बहुत बड़ी सी इक्वेशन थी, हाँ, तो वो इक्वेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस विच इज नॉट इन आवर सिलेबस ऑफ IIT JEE एडवांस, ठीक है ना, ये हायर मैथमेटिक्स का पार्ट होते हैं, बट इसके कुछ रिजल्ट्स जो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हमें आने चाहिए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसको समहाउ इंडिपेंडेंट टाइप का डिफरेंट टॉपिक मान सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके क्वेश्चन छोटे छोटे सिंपल JEE मेन और एडवांस में आते हैं, ठीक है,
लेकिन बहुत मैथमेटिकल नहीं होता है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ये। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको उसी तरह से हमें तैयार करना है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो हमें याद भी करने होंगे। क्यों? क्योंकि ये नई साइंस है, तो सिंबल्स और उनके मीनिंग्स, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सब आपको आना चाहिए। तो पॉइंट क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो इनको करने से पहले मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, दैट इज 3 डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन सेकेंड ऑर्डर। और किस फंक्शन की वो इक्वेशन है, उसको बोलते हैं साई। ये ट्राइडेंट जैसा बना हुआ ना, साई बोलते हैं इसको। इसको सॉल्व करने पर बेटा अपने को साई ही मिलता है, विच इज अ 3 डायमेंशनल फंक्शन। और इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, क्योंकि ये वेव इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व की है उससे आया है, तो फंक्शन भी वेव फंक्शन ही है। अब ये वेव फंक्शन क्या होता है? व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, दिस साई इज नोन एज सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। भाई अगर हम किसी एटम के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसको बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। और इसी को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। When an electron in any energy state is present, the wave function corresponding to that energy state contains all information about the electron. Means अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जानते हो, इसका मतलब ये है कि आप उस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन को जानते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends upon the coordinates of electron in an atom and does not carry any physical meaning. ये वेव फंक्शन क्या है, इसको कैसे सोचें, ये सब कुछ भी नहीं है बेटा। वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन है। यही सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, बाकी इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। तो बच्चों ये जो साई होता है, साई यानी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ये 3 क्वांटम नंबर्स से कैरेक्टराइज होता है। आपको बताया भी था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो उसमें 4 क्वांटम नंबर्स नहीं आते। कितने क्वांटम नंबर आते हैं? 3, जो उसमें अपेयर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो साई इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स n, l एंड ml। तो जैसे साई के नीचे 400 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो पहला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर ये n है, सेकंड नंबर l है और थर्ड नंबर ml है। तो 400 का मतलब n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0 एंड दैट इज 4s ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर 210 लिखा है तो n2, l1, ml0। ये 2px, 2py, 2pz कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी एक सब शेल में कौन सा ऑर्बिटल के लिए -1 ml की वैल्यू है या +1 है या 0 है, ये हमें क्लियर नहीं होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ही एक दो बातें और। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन, हम ये कहेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन ने वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो हर वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जैसे हर वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोई वेव फंक्शन है तो हम ये कहेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कोई बेटा ऐसी जगह नहीं होती, ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन होता है, बस फंक्शन है ये वेव, जिसका नेचर रैंडम होता है और उसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्बिटल, आप कहीं जाके ऐसा ना सोचें कि ऑर्बिटल कोई कमरा होता होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिंपल सा पॉइंट ये है, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है बट है एक्सट्रीमली सिंपल। इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल है ही नहीं, उसमें तो वेव प्रॉपर्टीज डोमिनेटिंग हैं, और इसलिए उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को हम साई यानी वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन मींस ऑर्बिटल, दैट्स ऑल। सिंस मेनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए खूब सारे टाइप के वेव फंक्शंस हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं।
मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके 5 वेव फंक्शन आपको दिए हुए हैं अलग अलग, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के 5 ऑर्बिटल दिए हुए हैं, तो ये पांचों कमरे नहीं होते, ये उस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है. ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड in its orbital wave function, and quantum mechanics makes it possible to extract this information about out of psi. तो क्वांटम मैकेनिक्स उस वेव फंक्शन में से वो इंफॉर्मेशन निकाल लेती है. क्वांटम मैकेनिक्स ये साइंस है. तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो एनसीईआरटी से एज इट इज मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जेईई मेन के हिसाब से कई बार क्या करता है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट वगैरह एनसीईआरटी से सीधे आ जाते हैं जेईई मेन के एग्जाम में, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए और याद भी होने चाहिए. तो साई के बारे में ही बेटा अभी एक दो बातें और हैं. साई हैज बाय इटसेल्फ नो फिजिकल मीनिंग. इसका फिजिकल मीनिंग कुछ भी नहीं है, बस ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और कुछ नहीं होता. ये साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है. मॉड साई स्क्वायर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी पर हम लोगों ने मैथमेटिकली रिप्लेस कर दिया है. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? इट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. और ये टर्म हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है और वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है. नाउ अगर हमें किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो dp इज इक्वल टू साई स्क्वायर इंटू dv, ये कर दिया हमने. और अगर हमें किसी गिवन वॉल्यूम में टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इसमें क्या होता है, ये जो साई स्क्वायर है ये पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट नहीं होता बेटा, ये वेरिएबल होता है. तो छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में कांस्टेंट होता है. छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में इसको कांस्टेंट मान के हम सब पर समेशन कर देते हैं, और ऐसे केसेस में किया जाता है इंटीग्रेशन. आप घबराएं नहीं, ये सब आपको कुछ नहीं करना है. ये सब चीजें हमें बस पता होनी जरूरी है कि अगर हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या किसी सवाल में ये पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है तो वो हमें पता हो. It is thus possible to get a probable distribution of an electron in an orbital. ये जो probability है इसके फंक्शन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम probability distribution का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम लोग थोड़े टाइम के बाद करेंगे. Now coming to again psi. Psi is a function of x, y, z. It is a 3D function कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एनालाइज करना थोड़ा इजी है. तो आर थीटा फाई, ये जो आर थीटा फाई है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं. इनके टर्म्स में ही आप कोई फंक्शन बताते हो. कैसे? देखो, ये x, y और z, ये एक सिस्टम बनाया. इसमें से z एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जो आपकी तरफ आ रही है यहां बोर्ड से निकल के वो आ रही है बेटा कौन सी एक्सिस? x. और जो आपके राइट में जा रही है वो कौन सी एक्सिस है? y. तो ये एक सिस्टम है. इसमें कोई पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से होती है r. तो आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है अगर r थीटा फाई के टर्म्स में, तो देखो कैसे. इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से r है, ठीक है, और इसका एंगल x एक्सिस के साथ थीटा, x एक्सिस के साथ इसके जो r रेडियल वेक्टर है उसका एंगल थीटा. तो z एक्सिस पर इसका जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? r cos थीटा. तो इसका एक और कंपोनेंट होगा, वो होगा r sin थीटा. वो कहां होगा? वो होगा xy प्लेन में. तो xy प्लेन में जो इसका कंपोनेंट है, जो मैंने यहां ब्लू कलर से बनाया है, ये है r sin थीटा. और आपको बताना है x, y, z जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x, y और z, इनकी वैल्यू r थीटा फाई के टर्म्स में. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं z की वैल्यू तो हो गई r cos थीटा, कोई शक? अब x और y की वैल्यू बतानी है. r cos थीटा क्या है? इस r का कंपोनेंट z एक्सिस पर r cos थीटा है, तो इसका कंपोनेंट xy प्लेन में r sin थीटा होगा. और इस कंपोनेंट का x एक्सिस के साथ एंगल फाई है. ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है r sin थीटा, इसका x एक्सिस के साथ एंगल फाई है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? r sin थीटा cos फाई. और इसका y कंपोनेंट क्या होगा? r sin थीटा sin फाई. और अगर मैं
इन तीनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो आर स्क्वायर आ जाएगा, जो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के यहां कर सकते हैं, होना भी चाहिए। ये ओरिजिन है, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, आर, सही है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है उसका 0,0,0 से डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा कोऑर्डिनेट में, वो लगाएंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी वो डिस्टेंस, और वो आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो बच्चों ये जो साई है ये हम लोग आर थीटा फाई यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि आर थीटा फाई है तो इसको एनालाइज करने के लिए हम इसको दो फंक्शंस में बेटा स्प्लिट कर देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक फंक्शन दिया है से y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये दिया हुआ है, तो अगर आपको इसको एनालाइज करना है तो आप x एक्सिस पर x लिखोगे, x की वैल्यू वेरी कराओगे और y एक्सिस पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन एनालाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन 3 डायमेंशनल है, जैसे मान लो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो क्या होगा, एक एक्सिस पर आप x प्लॉट करोगे, एक एक्सिस पर y प्लॉट करोगे और फंक्शन की वैल्यू z एक्सिस पर आ जाएगी। लेकिन साई एक ऐसा फंक्शन है जो r थीटा फाई इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर आप इसके लिए एक एक्सिस पर r को, एक पर थीटा को और एक पर फाई को अगर वेरी कराओगे बेटा, तो ध्यान से सोचो फंक्शन किस एक्सिस पर होगा। तो हम इसको एनालाइज करने के लिए दो पार्ट में अलग अलग स्प्लिट करके लिखते हैं। एक पार्ट है r कैपिटल और एक है a। r इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, ये फंक्शन रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड करता है और इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन और रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, क्योंकि वेव फंक्शन तो टोटल है और ये उसका रेडियल पार्ट है। ऐसे ये जो है ये एंगुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और ये एंगुलर वेव फंक्शन या एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हम इसको कहते हैं। और जैसे साई होता है r इंटू ए, और ऐसे ही साई स्क्वायर होगा r स्क्वायर ए स्क्वायर, वेयर r स्क्वायर इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ए स्क्वायर इज एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसमें ध्यान से देखो, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में या रेडियल वेव फंक्शन में NL ये दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियल वेव फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फंक्शंस, टू क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हैं उन पर डिपेंड करता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, सोच के बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2p की बात करूं, 2p, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1, तो इसके जो 2px होंगे और जो 2py होंगे और जो 2pz होंगे, इन सभी के लिए सेम r होगा, सेम r, ठीक है। लेकिन जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो l और ml पे डिपेंड करता है, ml पर भी डिपेंड करता है और इनका ml अलग अलग है, तो इनका r तो सेम होगा बेटा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, a। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 1s 2s 3s, ये 3 फंक्शंस हैं, इन सब के लिए n अलग अलग है लेकिन l और ml तो सेम है ना, और इसीलिए इनका सेम a होगा, डिफरेंट r होगा। मान लो 3D है, 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, ठीक है, नाम भी आपको बताए थे, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल है बेटा। इन पांचों के लिए ml अलग अलग है ना, n और l तो सेम है, तो इन पांचों के लिए r सेम होगा इन पांचों ऑर्बिटल्स के लिए, लेकिन जो a है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इन पांचों में क्या डिफरेंस है, अगर ये पांचों 3D के ऑर्बिटल्स मैंने लिए तो डिफरेंस क्या है इनमें, ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, n और l ये तो सेम है, और अगर n और l सेम है d 3D के पांचों ऑर्बिटल्स में, तो इनका r क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो बच्चों हम लोग रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, डिटेल में यही अपने सिलेबस में है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन का जनरल फॉर्म है वो है बेटा प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर l, वेयर l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां बेटा एक पॉलिनोमियल होता है r के टर्म्स में, r का पॉलिनोमियल है, और एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट। अब आप कहेंगे टर्म कहां से आया बेटा? ये टर्म आया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को एनालाइज करके, जो कि मैंने आपको बताया था। लेकिन वो सॉल्यूशन निकालना अपने को नहीं है, अपन को सिर्फ इसकी एनालिसिस करनी है। Z यहां पे एटॉमिक नंबर है, ए नॉट एक कांस्टेंट है बेटा, बोर्स रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को, इस जनरल फॉर्म को देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, पहले हम पहचानेंगे कि ऑर्बिटल sp_d कौन सा है इस फर्स्ट टर्म के बेस पर, एंड माइंड इट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर r टू दी पावर 0 है तो ये s ऑर्बिटल होगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 होगी। अगर फंक्शन में r टू दी पावर 1 है, यानी सिर्फ r का टर्म है, तो p ऑर्बिटल होगा। अगर r टू दी पावर 2 है तो d ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, एट विच रेडियल वेव फंक्शन l इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन r 0, तो अगर हम स्पेस में r को बेटा 0 कर देते हैं तो रेडियल नोड मिलेंगे। एक्चुअली नोड उस पॉइंट को कहते हैं बेटा जिस पर वेव का एम्पलीट्यूड 0 होता है, ये वेव थ्योरी में आता है। तो रेडियल वेव भी एक वेव ही है, और इसलिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो उसको 0 करके हम रेडियल वेव फंक्शन बता देते हैं। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखने की बात है कि कौन सा टर्म 0 हो सकता है। क्या ये r टू दी पावर l ये 0 हो सकता है? नहीं, इसमें l की वैल्यू या तो 0 है, या 1 है, या 2 है, ये तो कभी 0 नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस के पहले कभी भी 0 नहीं होगा, सिर्फ एक पॉलिनोमियल ही बचता है तो जो 0 होगा। इसीलिए रेडियल नोड का जो नंबर है वो n माइनस l माइनस 1 ये आ जाएगा रिलेशन से। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर नो पॉलिनोमियल टर्म, अगर इस फंक्शन में पॉलिनोमियल टर्म दिख ही नहीं रहा है, और अगर पॉलिनोमियल टर्म नहीं दिख रहा है बेटा, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां ये 0 हो, और इसका मतलब रेडियल नोड का नंबर होगा 0। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यहां पे एक फंक्शन है जो कि लीनियर है, तो कितने वैल्यूज r की ऐसी हो सकती हैं जिस पर ये 0 आएगा? एक वैल्यू, और इसलिए रेडियल नोड का नंबर होगा बेटा 1। और इसी तरह से अगर ये टर्म क्वाड्रेटिक है तो फिर इसको 0 करेंगे तो स्मॉल r के 2 रूट मिल जाएंगे जिन पर कैपिटल R 0 हो जाएगा, तो रेडियल नोड कितने आएंगे? 2। इस तरह से आप रेडियल नोड के नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर k1 माइनस k2r, ये एक पॉलिनोमियल इसमें दिया है और आपने इसको 0 किया, तो r की वैल्यू से k1 अपॉन k2 आ गई, एक वैल्यू आ गई। तो ये r की वो डिस्टेंस होगी जिस पर रेडियल वेव फंक्शन 0 होगा, यानी जहां पर हमें रेडियल नोड मिलेगा, ये वो डिस्टेंस होगी। बात समझ में आई? तो बच्चों अब हम लोग रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं। R वर्सेस R ग्राफ, कैपिटल R इज रेडियल वेव फंक्शन एंड R, एक बार फिर से याद दिला दूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड अ पॉलिनोमियल टर्म और एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन n a नॉट। अब ध्यान से देखें, फॉर s ऑर्बिटल ग्राफ
starts from positive non-zero वैल्यू, पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये स्मॉल आर जीरो पे जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा। एक पॉजिटिव टर्म आएगा एस ऑर्बिटल के लिए, नॉन जीरो वैल्यू, एक्सपोनेंशियल टर्म भी है और ये भी है। तो इसका नेचर कैसा होगा? हाइट, not height, value of r decreases and height of curve decrease after each radial node। देखो होगा क्या इसमें, जैसे अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं स्मॉल आर और कैपिटल आर का, तो ये ग्राफ बेटा इस तरह का होगा। इसका नेचर ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली बात, इसमें पॉलिनोमियल टर्म नहीं है। 1r में रेडियल नोड कितने होते हैं? 1r, फॉर्मूला आपके पास है, n माइनस l माइनस 1, कितने हुए? n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1 0। तो इसमें रेडियल नोड नहीं है। रेडियल नोड नहीं है इसका मतलब जब स्मॉल r की वैल्यू बहुत ही लार्ज होगी यानी इंफिनिटी, तब ये जीरो हो सकता है, उससे पहले कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा तो ये ग्राफ एक तो नॉन जीरो रहेगा, प्लस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, पॉलिनोमियल टर्म है ही नहीं, ये वाला टर्म ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है, ये हो गया। लेकिन अगर यही ग्राफ अब ड्रॉ किया जाए 2s के लिए, r और स्मॉल r का ग्राफ, तो बेटा इसमें रेडियल नोड क्या होगा? 1। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0, और उसके बाद ये नीचे जाके फिर से ये एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगा लास्ट में। ये जो पॉइंट है बेटा, ये है रेडियल नोड। इससे पहले फंक्शन पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव, और जो मैंने बताया हाइट ऑफ कर्व आफ्टर ईच नोड, रेडियल नोड डिक्रीजेस, हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है बेटा वो डैम्प वेव है। डैम्प मतलब जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। सिंपल सा रीजन है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और ग्राफ हम ड्रॉ करें। मान लो 3s के लिए है, तो ये ग्राफ भी ऊपर से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको पता है कि इसमें कितने रेडियल नोड हैं? यस, 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2। तो बेटा ये वो 2 रेडियल नोड हैं। ये वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। फॉर p एंड d ऑर्बिटल्स, p और d ऑर्बिटल के लिए ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये ग्राफ बेटा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, तो r आ जाएगा। तो स्मॉल r 0 करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही होगी ना, r स्क्वायर कर दोगे तो भी 0 होगी। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और हाइट ऑफ कर्व डिक्रीज आफ्टर ईच रेडियल नोड, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको। अगर हमने ये ग्राफ 2p के लिए ड्रॉ किया तो रेडियल नोड की वैल्यू बेटा कितनी? 0। और ये ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होके वेव की तरह प्लस वैल्यू। लेकिन अगर हमने इसको 3p के लिए लिखा तो ये 0 से स्टार्ट होके और फिर इस तरह से आएगा प्लस और माइनस, ये होगा रेडियल नोड, क्योंकि इसमें रेडियल नोड होगा 1। तो हाइट क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको 3D के लिए ड्रॉ करूं, 3D, तो भी ये ग्राफ इस तरह से आएगा। इसमें भी
रेडियल नोड 0 है तो पॉलिनोमियल वाला फंक्शन होगा ही नहीं, लेकिन स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो ये पैराबोलिक टर्म है और ये वाला जो टर्म है पी ऑर्बिटल के लिए वो लीनियर टर्म है। तो अगर इन दोनों को हम डिस्कस करें साथ में तो इनके डायमेंशंस में फर्क होगा। ये है स्मॉल आर यानी रेडियल वेव फंक्शन के साथ रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ स्मॉल आर के साथ। अब इसी के बाद आता है बेटा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो ग्राफ है उसका नेचर इसी तरह का रहता है, लेकिन जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव में। मतलब ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर आप इसमें स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आर स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है यानी नेगेटिव टर्म, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऊपर, वो बनेगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव करनी है, डायमेंशंस में डिफरेंस आएंगे। तो बेटा अभी जो मैंने आपको बताया वो ग्राफ कौन से थे, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस स्मॉल आर। अब डिस्कस कर रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर कर्व। तो ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व हैं, इन ग्राफ्स का जो नेचर है बेटा वो आर की तरह ही होता है। डायमेंशंस ऑफ कोर्स डिफरेंट होती हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज आर के ग्राफ में थी वो आर स्क्वायर के ग्राफ में सारी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव, क्योंकि आप स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। और एक बात और, नोड जहां थे वहीं रहते हैं, नोड की डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता, नोड वाला पॉइंट होता है, क्योंकि नोड पर तो कैपिटल आर 0 है ना, तो आर स्क्वायर भी तो 0 होगा। यस, ये जैसे इस टाइप का ग्राफ है। 2s के लिए रेडियल नोड 1 होता है तो ये 1 आ गया। अब हम लोग आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है जिसपे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है बेटा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पहले भी बताया था आर स्क्वायर इंटू डीवी। किसी भी डीवी वॉल्यूम में अगर हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो स्फेरिकल शेल में हम ये कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें स्फेरिकल शेल अज्यूम करना ज्यादा इजी रहता है और ज्यादा यूजफुल भी है, बिकॉज न्यूक्लियस की जो फील्ड है वो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर में जो वॉल्यूम होगा शेल का वो सिंपल मैथमेटिक्स से निकाला जा सकता है, dv 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। एक शेल एक स्फेयर का वॉल्यूम अगर v होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर दें dv बाई डी आर सिंपल, तो ये आ जाएगा उससे। उसके बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी जो होगी उसमें आप dv की वैल्यू यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर पी डी आर, इस फंक्शन को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। रेडियल नोड पर कैपिटल आर 0 है, आर स्क्वायर भी 0 है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी 0 होगा। नोड वाले पॉइंट पर वेव से रिलेटेड सारी क्वांटिटीज 0 हो जाएंगी। तो अब बेटा इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ पे आ रहे हैं। आईआईटी पे इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, चिंता ना करें, सिंपल क्वेश्चन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो है कि अलग अलग पॉइंट पर प्रोबेबिलिटीज अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग डिफरेंशियल वॉल्यूम में, तो उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका क्या नेचर है जो एक लॉन्ग रेंज में वेरी कर रहा है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ रेडियल प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे अपन, dp इज इक्वल टू साई स्क्वायर dv। तो ये है बेटा वेव फंक्शन वाला पार्ट। तो वेव फंक्शन अगर हमें यहां लगाना है तो ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन के साथ जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी वो होगी रेडियल प्रोबेबिलिटी। नाउ स्फेरिकल शेल में अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड जो डिस्टेंस स्मॉल आर है उस पर आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हो, तो उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पॉइंट का लोकस होगा वो स्फेयर होगा। तो हम अगर
एक r डिस्टेंस पर वेरिएशन चेक करना चाहते हैं तो हमें स्फेरिकल शेल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्फेरिकल शेल जैसे ये एक स्फेरिकल शेल मैंने अज्यूम कर ली, ये है न्यूक्लियस, यहां से डिस्टेंस r और ये इनका डिफरेंशियल डिस्टेंस dr। तो r डिस्टेंस पर dr थिकनेस की एक शेल है ये वाली। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, मैथमेटिकल एनालिसिस से इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। टोटल वॉल्यूम जो होगा v वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो इस शेल का है वो निकालने के लिए हम लोग 4/3 पाई d/dr r क्यूब कर देंगे बेटा, और ये आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो dv की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर dr होगी, जो इस शेल का वॉल्यूम है। तो ये शेल का वॉल्यूम हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया और रेडियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, और वो आ गई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इंटू dr। इस पूरे को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जहां पे नोड होगा वहां पे कैपिटल R 0, कैपिटल R स्क्वायर 0 और प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी 0 होगा। तो किसी भी एक फंक्शन से आप नोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है बेटा, सारे टाइप के ऑर्बिटल्स के लिए ये ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ग्राफ है बेटा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर का स्मॉल r के साथ। तो जहां पे स्मॉल r 0 होगा वहां पूरा फंक्शन जो p है वो 0 होना ही है। इसलिए ये ग्राफ स्टार्ट होंगे ओरिजिन से, इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगा तो डिक्रीज होते जाएंगे। इसमें पीक की इंपॉर्टेंस है कि प्रोबेबिलिटी पहले बढ़ेगी, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगी बेटा, उस पॉइंट को बोलेंगे एंटी नोड, और इसकी डिस्टेंस होगी r max। r max इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मान लो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दिया हुआ है तो dp/dr मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है ना, तो ये मैक्सिमा है, dp/dr 0 फॉर r इक्वल टू r max लगा देंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल में r max की वैल्यू 0.529 यानी a0 होती है। ये a0 होती है। इसी तरह से अगर 2s के लिए ड्रॉ करें तो इसमें रेडियल नोड बेटा 1 होगा, तो p की वैल्यू, p का जो फंक्शन है वो पहले ऐसे इंक्रीज होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर ज्यादा इंक्रीज होगा, हाइट बढ़ती जाएगी। इसी तरह से 2p के लिए नो रेडियल नोड, लेकिन 3p में एक रेडियल नोड है। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पे अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी और उसके ग्राफ के बारे में तो चर्चा हो गई। एंगुलर वेव फंक्शन थीटा फाई के फंक्शन होते हैं। डिटेल में ये एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको अच्छी तरह आने जरूरी हैं। पॉइंट एट विच एंगुलर वेव फंक्शन 0 इज नोन एज एंगुलर नोड। जैसे रेडियल नोड पढ़े वैसे ही एंगुलर नोड होते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड होता है एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो टोटल नोड बेटा कितने हो गए? नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्लस नंबर ऑफ रेडियल नोड। रेडियल नोड का नंबर n माइनस l माइनस 1 और एंगुलर नोड का नंबर l, तो टोटल नोड हो गए n माइनस 1। ये है नंबर ऑफ टोटल नोड्स। तो आपसे कैलकुलेशन क्या क्या पूछता है, देखो सिंपल कैलकुलेशन की, अगर कोई ऑर्बिटल दिया है तो उसमें कितने नोड होंगे, तो बेटा n और l की हेल्प से नोड वगैरह आप बता सकते हो। सेकंड कैलकुलेशन पूछता है आपसे, कोई फंक्शन दे दिया और पूछ लिया कि नोड का डिस्टेंस क्या है, तो मैं याद दिला दूं आपको, सिर्फ पॉलिनोमियल वाला पार्ट जो दिया है वो 0 रखना है। बस उसको 0 कर दो, या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और आसपास के किसी पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन होता है, बोल दिया 1s का 2s का किस तरह का ग्राफ होगा, 4 ग्राफ दिए हैं, आप उसमें से एक करेक्ट ग्राफ आपको ऑप्ट करना है, कर लेंगे। तो ये 2-3 टाइप के बेटा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, चीजों को याद रखना है, ठीक है, और ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है
that requires higher mathematical analysis which is not in our syllabus of JEE Advance। तो ये बेटा हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए नोड्स की। ये एक ऑर्बिटल्स की मैंने लिस्ट दी है, आप इस लिस्ट इधर राइट के कॉलम को ना देखें, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को देखें। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। नंबर ऑफ एंगुलर नोड एल, और नंबर ऑफ टोटल नोड क्या होता है? n माइनस वन। तो इस तरह से आप खुद ये कैलकुलेशन करिए और उसके बाद ये लिस्ट आप मैच करना, ठीक है? चाहो तो वीडियो पॉज कर लो। तो ये सब करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। शेप्स, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। अब शेप से मतलब क्या है? अभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो वेव के फॉर्म में है। यस, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में है, लेकिन वो वेव, ये तो हम जानते हैं कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हर जगह हो सकती है कुछ ना कुछ, लेकिन न्यूक्लियस के पास का रीजन ऐसा होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है 90%। तो शेप कंसिस्ट ऑफ दैट रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम से 90% और 0.9। तो ये जो शेप मैं यहां जैसे आपको बता रहा हूं एस ऑर्बिटल की, ये स्फेरिकल शेप होती है, नॉन डायरेक्शनल नेचर, मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं, हर डायरेक्शन में होती है। तो ये होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप ये है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सोचें इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मॉडल में, तो न्यूक्लियस यहां पे है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो रीजन है जो डॉटेड करके मैंने बनाया है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की वेव होगी रैंडम वेव, और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी 90% या 0.9 परसेंटेज में 90 और वैसे 0.9। तो ये वो अप्रोक्सीमेट रीजन है। 100% प्रोबेबिलिटी वाला जो रीजन है वो तो हम कॉपी पे बना ही नहीं सकते, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट रीजन है जिसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, वो रीजन हम बना सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं शेप। तो ये है बेटा एस ऑर्बिटल की शेप। अब देखो बच्चों, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल। डंबल जानते ही हो, पहलवानों को देखा हो कसरत करते हुए, हाँ, उससे मिलती जुलती शेप होती है। डायरेक्शनल नेचर होता है, मतलब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे मैंने बनाया ये 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल, तो 2px का मतलब ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, 2py का मतलब ये अलोंग द वाई एक्सिस होगा, 2pz का मतलब ये अलोंग द जेड एक्सिस होगा। और किस तरह का होगा? डंबल। दिखाई दिया ये शेप? ये वाई एक्सिस है डंबल, ये जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस बेटा ऐसी है। तो इसका एक गोला आगे और एक गोला पीछे, इस गोले को बोलते हैं लोब, LOBE। तो एक लोब आगे और एक लोब पीछे। अब यहां दो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ये जो साइन लिखे हुए हैं प्लस माइनस के, और दूसरा इनके एंगुलर नोड्स, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड होते हैं, वन एंगुलर नोड होता है। तो करते हैं इसको डिस्कस। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बेटा y और z है, ठीक है, और पी वाई में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में y का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इन दोनों क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव। तो y की वैल्यू पॉजिटिव यहां है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसलिए राइट वाला जो लोब है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला लोब नेगेटिव। ऐसे ही z में देखो, z एक्सिस में पर जो भी फंक्शन प्लॉट किया जा रहा है वो इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव, और नीचे वाले दोनों में नेगेटिव। ऐसे ही ये x है कि जो फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन है उसमें तो होगा पॉजिटिव और पीछे वाले डायरेक्शन में नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? क्या ये चार्ज हैं? नहीं, ये चार्ज नहीं है बेटा, ये फंक्शन के साइन हैं, ये साई के साइन हैं, ठीक है ना? एक वेव आप ऐसे बनाते हो इस तरह से, तो y इक्वल टू कोई वेव दी हुई है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे ये भी तो फंक्शन है। तो फंक्शन के जो साइन बनाए गए हैं, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये वो साइन है बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इनके नोड्स के ऊपर बात हो रही है, तो मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि एक ऐसा
प्लेन देखो, ये वाला प्लेन जो z एक्सिस के अलोंग इस तरह से जा रहा है, इस प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व हैं? ठीक है, एक मार्कर और ले लेता हूं मैं, तब आप ध्यान से देखना। ये है, इसमें कौन सी एक्सिस? z, तो z एक्सिस ये रही और x एक्सिस ये रही। तो ये वाला जो प्लेन मैंने बनाया है, इसमें कौन कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व हैं? x और z। इसका मतलब ये जो प्लेन है ये xz प्लेन है। ठीक है, अब xz प्लेन के राइट में एक लोब है और लेफ्ट में एक लोब है, लेकिन इस पर नहीं है। तो ये जो xz प्लेन है ना बेटा, यही इसका एंगुलर नोड है। xz प्लेन इज एंगुलर नोड। xz प्लेन, ये प्लेन इस तरह का है जो इसको वर्टिकली काट रहा है। ठीक है, वर्टिकली। आप इसको थोड़ा सा भी इधर रोटेट करेंगे तो ये लोब में घुस जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां तो जीरो नहीं है ना। तो xz प्लेन ही ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ऐसे यहां देखें और सोच के बताएं कौन सा प्लेन है ये। एक एक्सिस इसमें ये वाली है, ये एक्सिस है y, और एक एक्सिस ये वाली है, ये एक्सिस है x। तो ये वाला प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कौन सा प्लेन हुआ? xy प्लेन। तो इसका जो एंगुलर नोड है वो है xy प्लेन इज एंगुलर नोड। और इसी तरह से अब यहां सोच सकते हो आराम से कि इसका जो नोड है या नोडल प्लेन है वो कौन सा होगा? y और z, y एक्सिस ये, z एक्सिस ये। एक लोब इधर आगे की तरफ है और एक लोब पीछे की तरफ है। तो ये वाला जो एक लोब ये आगे और एक लोब ये पीछे, तो ये वाला जो प्लेन है ये है इसका एंगुलर नोड। और ये कौन सा प्लेन हुआ? YZ प्लेन। YZ प्लेन इज एंगुलर नोड। तो ये है बेटा शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं शेप ऑफ d ऑर्बिटल में। इसका बेटा शेप होता है डबल डंबल। इनमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर है और नंबर ऑफ एंगुलर नोड बेटा इसमें 2 होते हैं, क्योंकि L की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं 3dxy, 3dyz और 3dxz ऑर्बिटल। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। नॉन एक्सियल का मतलब नॉट along the axis but between them। ठीक है, शेप देखिए, ये xy है तो ये xy एक्सिस, ये yz और ये मैंने बनाई xz। ये बेटा नॉन एक्सियल हैं। ये डबल डंबल, इसमें 4-4 लोब होते हैं। सारे लोब्स के साइज एकदम इक्वल हैं। हो सकता है मेरे बनाने की वजह से, ड्राइंग की कमी की वजह से थोड़े छोटे बड़े साइज आपको दिख रहे हो, लेकिन ये नॉर्मल एकदम बराबर साइज है। अब इसमें अपन को लोब के साइन लगाने हैं। कौन से साइन? वेव फंक्शन के साइन। तो सिंपल है, इसमें x और y है ना, तो x इंटू वाई का साइन आपको चेक करना है। x इंटू वाई, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x इंटू वाई का साइन इसमें पॉजिटिव और इन दोनों में नेगेटिव, खत्म। ऐसे ही yz का साइन पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इन दोनों में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, ये साइन आएंगे। अब इनके एंगुलर नोड्स पे बात होगी। और एंगुलर नोड्स इनके कौन कौन से हैं देखो। जैसे हमने P में पढ़ा था, P में क्या पढ़ा था कि एक लोब इसके राइट में एक लेफ्ट में। अब यहां देखें, एक ऐसा प्लेन है ये वाला जिस पे मैं हाथ से इंडिकेट कर रहा हूं,
दो लोब इसके राइट में है और दो लोब इसके लेफ्ट में है, लेकिन इस प्लेन में कुछ नहीं है। कौन सा प्लेन है ये, देखो ध्यान से, y, और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, z। ये है बेटा ऊपर वाली एक्सिस अब y है और आपकी तरफ आने वाली एक्सिस क्या है, z, क्योंकि इसमें एक्सिस वेरिएबल हो रही है। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, 2D में जितनी कोशिश हम कर सकते हैं मैक्सिमम करके बना रहे हैं। अच्छे और डायग्राम आपको देखने हैं, एनसीईआरटी की किताब आप देखें, हमारी जो शीट है उसमें भी देख सकते हो। तो ये है एक ऑर्बिट नोडल प्लेन, और ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन। लेकिन यहां पे एक प्लेन और है, दो लोब इसके ऊपर और दो लोब इसके नीचे, दिखाई दिया। ये कौन सा प्लेन है, ये वाला XZ प्लेन। तो इसके दो एंगुलर नोड हैं, YZ एंड XZ प्लेन्स आर एंगुलर नोड। ऐसे यहां पे XY and XZ planes are angular node, और यहां पे XY and YZ planes, XY and YZ are angular node। ये इनके बेटा दो दो एंगुलर नोड हैं। डी ऑर्बिटल्स की बेटा ये 3 की शेप मैंने अभी डिस्कस करी, अब ये दो और हैं, 3dx² -y² एंड dz²। ये पांचों नाम आपको पहले ही बताए थे। ये जो ऑर्बिटल्स हैं दोनों, ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस xy एक्सिस, और ये z एक्सिस के अलोंग, ये x और y दोनों में से कोई भी एक एक्सिस हो सकती है, दोनों एक्सिस। ये बेटा होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो इनका जो शेप है वो इस तरह का है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, dx² -y² बेटा अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस x की वैल्यू 0 तो -y² होगा जो नेगेटिव होगा, और अलोंग द x एक्सिस y की वैल्यू 0 तो x² होगा जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ही dz² ये पॉजिटिव है, और इसमें जो ये डिस्क बनी हुई है ये नेगेटिव है। एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, कैसा है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसके नोड्स की बात कर ली जाए, ये इसके नोडल प्लेन है बेटा, ये दोनों प्लेन। इसमें एक्सियल जो प्लेन है वो नोडल प्लेन नहीं है, इसमें ये वाला प्लेन है। ध्यान से देखें, दो इसके लेफ्ट में ऊपर की तरफ लोब हैं और दो इसके नीचे हैं। दीज आर टू एंगुलर नोड एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे बेटा वर्ड यूज कर रहा हूं नोडल प्लेन। आपने अब तक देखे p ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में जितने भी एंगुलर नोड हैं वो प्लेन हैं, तो एंगुलर नोड्स को हम नोडल प्लेन भी कहते हैं। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेटा एक डिस्क है, डिस्क ये बीच में बनी हुई है, ये रिंग टाइप है, नॉट डिस्क, रिंग टाइप, और रिंग के ऊपर एक लोब है और एक लोब नीचे है। तो ये जैसे रिंग बनी हुई है बेटा, एक लोब इसके ऊपर है और एक लोब इसके नीचे है। मान लो एक बलून यहां रखा है, एक बलून यहां रखा है, तो इन दोनों के बीच में एक कोन ऐसा जा रहा है, ये कोन, ये जो है ये कोनिकल शेप टाइप में, ये जो है ये इसके एंगुलर नोड हैं, एंगुलर नोड, और एक एंगुलर नोड है ये वाला। तो यहां पे जो एंगुलर नोड हैं इनको हम नोडल कोन भी कहते हैं, नोडल कोन, क्योंकि इनका शेप कोनिकल है। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। पॉइंट ये है, मान लो कि जो बर्थडे वाली कैप होती है ना बेटा, कोनिकल कैप, दो कैप आपने ली, दो कैप आपने ले ली ऐसे, एक कैप ऊपर बनी हुई है एक नीचे, उस कैप के अंदर बलून है, दोनों को आपने एपेक्स से जोड़ दिया। एपेक्स मतलब जो उसका जो पॉइंट होता है ना
जैसे बर्थडे कैप ऐसे लगाते हैं तो जो ऊपर पॉइंट होता है कॉनिकल, उसको लेके यहां से आपने जोड़ा। ठीक है, ऐसी फोटो दिखाई दे रही है अब आपको। बलून उन दोनों के अंदर है तो बलून में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो रिंग यहां लगी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन जो बर्थडे वाली कैप है, कैप का जो सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो जो पूरी कैप का जो सरफेस है वो है इसका एंगुलर नोड और वो नोडल कोन होता है। तो यहां पे भी 2 नोडल कोन है, यानी 2 एंगुलर नोड हैं, इसमें भी 2 हैं। सारे डी ऑर्बिटल्स में कितने कितने एंगुलर नोड होते हैं? 2। इसको आप एक बार और सुन सकते हैं। ये दोनों एंगुलर नोड्स जो हैं, नोडल प्लेन, ये एक्सियल से 45 के एंगल पर हैं और ये दोनों जो नोड्स हैं, ये एंगुलर नोड्स इस तरह के हैं कि बर्थडे कैप के अंदर बलून रखा हुआ है और बाहर रिंग है, तो रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बर्थडे कैप के अंदर जो बलून है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डोनट शेप भी कहते हैं इसको। डोनट देखे हो? हाँ, एक बेकरी वाले की शॉप पे एक डोनट टाइप का एक सामान मिलता है खाने का, उसको हम लोग यूज करते हैं, छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है वो रिंग टाइप होता है। तो वो रिंग जो है वो यहाँ डोनट यहाँ बना हुआ है। डोनट और ये बलून, इन दोनों के बीच में ये बर्थडे की कैप का कागज है, सरफेस है, बस इसी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा 0 होती है।